हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल विजडम बुक में। तो ये जो हमारी जनरल नॉलेज बेस्ड सीरीज स्टार्ट हुई है, इसका मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर आपके लिए आ गया हूँ। होपफुली आप जो है इन जीके क्वेश्चंस के साथ साथ नोट्स भी बना रहे होंगे और इन्हें रिवाइज भी टाइम टू टाइम कर रहे होंगे। तो ये जो सीरीज है आपके बहुत सारे आने वाले पेपर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम इसमें डिस्कस करते जा रहे हैं, जिसमें कि हम एक क्वेश्चन के साथ साथ 2 से 3 और भी फैक्ट्स और भी क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए बहुत अच्छे से सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के आज की हमारी वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय अवस्थित है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड मेटेरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड, जिसको कि हम WMO के नाम से भी जानते हैं। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे स्थित है, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन हमारे पास आ जाता है न्यूयॉर्क, जेनेवा, सिडनी या फिर टोक्यो। तो इसका सही जवाब हमारे पास हो जाता है जेनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय स्थित है। तो इसके बारे में कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे पढ़ते हैं। WMO जो है एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है UN की, जो कि मैंडेट करती है वेदर, क्लाइमेट चेंज और वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट, जो भी वर्ल्ड लेवल की वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट्स हैं। वर्ल्ड सी हो गया, जो भी रिवर्स फ्लो करती हैं उनके वाटर मैनेजमेंट रिसोर्सेज को भी ये और रेगुलेट करती है। और साथ साथ ही सोशियो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में ये जो है वर्ल्ड लेवल पे एक संगठन बनाया गया है। उसके साथ ही साथ देखते हैं हम कि प्रेसिडेंट जो है इसके अब्दुल्ला एल मंडास, जो कि आप फोटो में भी नहीं देख सकते हैं, और ये UAE से संबंध रखते हैं। ये इसके करंट टाइम के प्रेसिडेंट हैं। इसका हेडक्वार्टर हमने पढ़ लिया कि जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है और ये फाउंड हुआ था 23 मार्च 1950 ईस्वी को। और जेनेवा स्विट्जरलैंड में यहाँ से हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अदर हेडक्वार्टर जो भी जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो हमने पढ़ा कि WHO का हेडक्वार्टर वहाँ पे स्थित है। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। रेड क्रॉस हम देख सकते हैं कि रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर भी जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। और साथ ही साथ हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सेंटर भी जेनेवा स्विट्जरलैंड में ही स्थित है। साथ ही यहां से देखते हैं हम न्यूयॉर्क से, तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क USA में स्थित है। उसके साथ ही न्यूयॉर्क से हमारे पास एक और हेडक्वार्टर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर भी जो है न्यूयॉर्क में ही स्थित है। यूनिसेफ की फुल फॉर्म हमारे पास आ जाती है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, जिसका कि मुख्य काम जो है प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के बारे में इनका प्रोटेक्शन का वर्क रहता है। चाइल्ड राइट्स को प्रोटेक्ट करना और बच्चों की नीड को फुलफिल करते हुए उन्हें एक फुल पोटेंशियल तक ग्रो करने में जो है यूनिसेफ का बहुत ही बेहतरीन रोल रहता है वर्ल्ड लेवल पे। इसके साथ ही हम यहाँ से देखते हैं कि टोक्यो जापान में हमारे पास यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी का हेडक्वार्टर स्थित है। तो दूसरा प्रश्न हमारे पास आ जाता है, इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हम इसे कह सकते हैं, विश्व वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज द वर्ल्ड वेटलैंड्स डे सेलिब्रेटेड? तो हमारे पास ऑप्शन है 2 जनवरी, 2 फरवरी, 3 मार्च या फिर 7 अप्रैल। तो इसका सही जवाब हमारे पास हो जाता है 2 फरवरी को ये वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। तो इस बार के इसकी जो वर्ल्ड वेटलैंड डे की जो थीम हमारे पास आ जाती है, वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग, जिसकी थीम है। 2 फरवरी 2024 को ये मनाया गया था। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, ये मनाया जाता है टू मार्क द एडॉप्शन ऑफ कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। वेटलैंड्स पे एक कन्वेंशन जो है रामसर शहर में हुई थी वर्ष 1971 में, जो कि 2 फरवरी 1971 को रामसर शहर, जो कि ईरान का एक शहर है, उसमें वेटलैंड के प्रोटेक्शन के लिए एक कन्वेंशन हुई थी। उसी कन्वेंशन को मार्क करने के लिए जो है वर्ष 1997 से लेकर हमने हर साल जो है वर्ल्ड लेवल पे 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट करने शुरू किया है। तो हम वेटलैंड्स को जो है थोड़ा सा अच्छे से डिटेल्स में पढ़ते हैं। वेटलैंड्स जो है हमारे पास, जिसे आर्द्रभूमि भी कहा जाता है, आर्द्रभूमि कहा जाता है जिसे, इसमें मेनली जो होता है बहुत सारा फ्लड जो है वाटर फ्लडेड होके जो सैचुरेट लैंड होता है, लैंड को जो है बहुत सारे फ्लड से सैचुरेट करके एक इकोसिस्टम को ही सेपरेट कर दिया गया होता है, जिसमें कि वाटर जो है परमानेंटली या फिर कुछ ईयर्स के लिए, 10 सालों 20 सालों के लिए, या फिर किसी एक सीजन के लिए, जैसे कि सर्दियों में या गर्मियों में कहीं पानी भर जाता है, उस तरह से जो है उस इकोसिस्टम या एक लैंड के एरिया को बहुत सारे पानी की मात्रा से इकोसिस्टम ही अलग हो जाता है, जिससे कि वहां पर पुअर ऑक्सीजन कंटेंट हो जाता है। पुअर ऑक्सीजन कंटेंट के कारण यहाँ पर जो है सर्वाइव कर पाना एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक प्लांट्स और एक्वेटिक हैबिटेट्स में जितने भी जलीय जीवन के लोग हैं, जलीय जीव हैं, इनकी लाइफस्टाइल, जीव जंतुओं की लाइफस्टाइल जो है इससे सफ़र करती है।
तो इसके साथ साथ ही हम देखते हैं कि अगर जैसे कि लाइफ फॉर्म सफर हो गई, उसको ही वेटलैंड कहा जाता है। या फिर परमानेंटली हो सकता है, या फिर कुछ डेकेड्स के लिए हो सकता है, या फिर कुछ सालों या 1-2 सीजन्स के लिए ये रह सकता है। साथ ही ये बहुत ही सेंसिटिव साइट हो जाती है। सेंसिटिव साइट हो जाती है। आप वेटलैंड की एक फोटो देख सकते हैं यहाँ पर, बहुत ही सेंसिटिव साइट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो भी वेजिटेशंस हैं, जो भी एनिमल्स हैं, वो बहुत ही असेंशियल हो जाते हैं इस वेटलैंड की ग्रोथ के लिए और प्रोटेक्शन के लिए। इसके साथ ही जब इन्हें रामसर साइट्स का दर्जा दिया गया, तो रामसर साइट्स में जो वेटलैंड्स आ जाते हैं, हमने बात की रामसर कन्वेंशन की, तो रामसर साइट्स का जब इन्हें दर्जा दिया गया, तो इसमें वेटलैंड्स प्लस वेट एरियाज, हमने वेटलैंड्स की बात की कि यहाँ पे हैबिटेट जो है सफर करता है, ऑक्सीजन कंटेंट जो है बहुत कम हो जाता है यहाँ के जीव और जंतुओं के लिए, तो साथ ही साथ प्लांट्स के लिए भी। तो जब वेटलैंड रामसर साइट्स की बात करते हैं हम, तो इसमें वेटलैंड्स और वेट एरियाज, जिसमें कि दलदल, नदियां, लेक्स, डेल्टा, बाढ़ के मैदान, जो कि बाढ़ में लाए गए मैदान, या फिर चावल के कुछ खेत होते हैं लोगों के। मोस्टली आपने देखा होगा कि चावल के खेत जो है नदी और पानी के क्षेत्र में ही ज़्यादा उगाए जाते हैं। तालाब का रीजन हो गया, या फिर कोई जलाशय एरिया हो गया, तालाब आदि इसमें रामसर साइट में शामिल होते हैं। वहाँ के रहने वाली पॉपुलेशन भी इसमें ही शामिल है, वो चाहे वन्य जीवों की हो, चाहे आप प्लांट्स की ले लो, या फिर एनिमल्स जो भी उस किंगडम में वास करते हैं, इन सभी को हम रामसर साइट के अंदर इंक्लूड करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इनका गोल क्या था, रामसर साइट्स का गोल क्या रहता है। तो इनका गोल रहता है टू कंजर्व द यूज ऑफ वेटलैंड फॉर फ्यूचर। अब इस वेटलैंड का जो यूज है, यूज फॉर फ्यूचर के लिए भी ये जो हैबिटेट खत्म ना हो, यहाँ के जीव जंतु खत्म ना हो, यहाँ पे जो रेयरेस्ट फॉर्म में चीजें पाई जाती हैं वो खत्म ना हो, उसके प्रोटेक्शन का कार्य जो है इनका रहता है। उसके साथ ही हम देखते हैं कि प्रोटेक्शन ऑफ वेटलैंड और जो नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ पे पाई जाती हैं उनके प्रोटेक्शन का भी कार्य इनका वेटलैंड साइट्स का रहता है। जो भी रामसर साइट्स का रहता है, रामसर साइट्स का रोल रहता है कि इनको बचाना है, और जो कि कंटिन्यूस यूज हम इनका कर सकते हैं फ्यूचर आउटकमिंग ईयर्स में भी। ये सब इसका काम रहता है रामसर साइट का। होपफुली आपको ये समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो आप फिर से इस पोर्शन को दोबारा से रिवाइज करके नोट्स बना के साथ साथ देख सकते हैं। उसके बाद मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से बता दूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अब आने वाले हैं, फैक्ट्स जो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, इन्हें भी आप नोट डाउन कीजिएगा। तो पहला हमारे पास आ जाता है कि इंडिया ने जो साइन किया था रामसर कन्वेंशन को, हमने देखा कि 2 फरवरी 1971 को जो है रामसर कन्वेंशन साइन की गई थी वर्ल्ड लीडर्स के द्वारा। बट इंडिया ने इसे कब साइन किया था? इंडिया ने इसे साइन किया था 1 फरवरी 1982 में, जो है इंडिया भी इसका पार्ट बन गया था। साथ ही साथ टोटल रामसर साइट्स जो है इंडिया में अभी तक 80 रामसर साइट्स इंडिया में, इस वीडियो के रिकॉर्ड होने तक 80 रामसर साइट्स इंडिया में अभी तक हैं। और इसके बाद मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी जो बिगेस्ट रामसर साइट्स ऑफ इंडिया है वो हमारे पास आ जाती है सुंदरबन डेल्टा, या फिर सुंदरबन रामसर साइट, जो कि वेस्ट बंगाल में स्थित है। आप सभी को इसके बारे में पता ही होगा। और जो स्मॉलेस्ट है हमारे पास, वो हमारे पास आ जाती है रेणुका वेटलैंड साइट्स, या रेणुका रामसर साइट इसे कहा जाता है। रेणुका रामसर साइट ये हमारे हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसके बाद मैं आपको बता दूं, मोस्ट रामसर साइट्स, सबसे ज्यादा रामसर साइट्स जो है इंडिया में कौन से स्टेट में है, तो ये तमिलनाडु में 16 टोटल रामसर साइट्स हैं। दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश आ जाता है, जहां पर की 10 रामसर साइट्स हैं। और इसके बाद मैं आपको बता दूं, भारत की जो पहली रामसर साइट है, भारत की पहली रामसर साइट हमारे पास आ जाती है चिल्का लेक। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा है। चिल्का लेक जो है भारत की पहली रामसर साइट है, जो कि आप सभी को पता है उड़ीसा में स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील है। और इसको रामसर साइट के रूप में 1 अक्टूबर 1981 को घोषित किया गया था। और साथ ही साथ जो दूसरे नंबर की घोषित की गई रामसर साइट है वो है केवला देव नेशनल पार्क, जो कि राजस्थान में स्थित है। इसे 10 मार्च 1982 को घोषित किया गया था रामसर साइट के रूप में। इसके बाद हम देखते हैं करंटली जो है वर्ल्ड में टोटल कितनी रामसर साइट्स हैं, तो ये 2500 से ज्यादा रामसर साइट पूरे दुनिया भर में स्थित है। उसमें भी सबसे ज्यादा मैं आपको बता दूं तो यूके में मोस्ट रामसर साइट्स हैं, जो कि 175 रामसर साइट्स जो है यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। उसके बाद मैं आपको एक और पॉइंट यहां से बता दूं कि वर्ल्ड की जो फर्स्ट रामसर साइट थी, वर्ल्ड की फर्स्ट रामसर साइट 1974 ईस्वी में इसे घोषित किया गया था। तो ये हमारे पास थी कोबर्ग
ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की एक रामसर साइट कोबर्ग जिसे कहा जाता है, कोबर्ग रामसर साइट ही वर्ल्ड की पहली रामसर साइट थी। तो होपफुली बहुत सारे फैक्ट रामसर साइट से कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो आप कभी भी गलत नहीं हो सकते अगर आपने साथ साथ इसका नोट्स बनाए हुए हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने आपको इस क्वेश्चन के साथ साथ ही बता दिए हैं। इन सभी को हम यहाँ से ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ हम यहाँ से देखते हैं कि 3 मार्च को हम वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे भी सेलिब्रेट करते हैं। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे हम 3 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। इसकी थीम आप मुझे कमेंट सेक्शन में ढूंढकर बताएंगे। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 7 अप्रैल। 7 अप्रैल के दिन हम वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट करते हैं। तो साथ ही साथ 2024 वर्ल्ड हेल्थ डे की जो थीम हमारे पास आ जाती है, 2024 वर्ल्ड हेल्थ डे की थीम जो हमारे पास आ जाती है वो हमारे पास आ जाती है माय हेल्थ माय राइट। तो इन सभी बातों को ध्यान रखेंगे हम इस वीडियो से। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके इस क्वेश्चन में ही कवर हो चुके हैं। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की। तीसरा प्रश्न हमारे पास आ जाता है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? हु इज करंटली द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस? तो हमारे पास ऑप्शन है जो बाइडन, एंटोनियो गटर्स, एस जयशंकर प्रसाद या फिर बान की मून। तो इसमें सही जवाब हमारे पास हो जाता है बी ऑप्शन, एंटोनियो गटर्स। ये आप इनकी फोटो देख सकते हैं एंटोनियो गटर्स की। ये जो है 1 जनवरी 2017 से जो है सेक्रेटरी जनरल हैं यूनाइटेड नेशंस के। और मैंने आपको अभी बताया था कि यूनाइटेड नेशंस का जो हेडक्वार्टर इसका यूएसए न्यूयॉर्क में स्थित है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, जो यूनाइटेड नेशंस का मेन वर्क रहता है वो इनका मेन वर्क रहता है टू अचीव द कोऑपरेशन, वर्ल्ड लेवल पे कोऑपरेशन मिले, सॉल्विंग द इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स। किसी 2 देशों के बीच में जो युद्ध हो रहा है उसे भी सॉल्व करने में इनका मुख्य रोल रहता है। इकोनॉमिकल, सोशल एंड कल्चरल ह्यूमैनिटेरियन वर्क जो है यूएन द्वारा किया जाता है। और प्रोमोटिंग ह्यूमन राइट्स भी इनका मेन कारण है, जो कि वर्ल्ड लेवल पे पीस मेंटेन करना और सभी को प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी देना, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है इनका मेन कार्य रहता है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो मिस्टर जो बाइडन हैं वो 46 नंबर के यूएस प्रेसिडेंट हैं। आप सभी को इसके बारे में पता ही होगा। और एंटोनियो गटर्स हमने देखा कि ये 9th नंबर के सेक्रेटरी जनरल हैं यूएन के। इन्होंने रिप्लेस किया था 8th नंबर के सेक्रेटरी जनरल बान की मून को। चौथा प्रश्न हमारे पास आ जाता है, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? व्हेन डिड द भोपाल गैस ट्रेजेडी हैपन? हमारे पास ऑप्शन है 31 दिसंबर 1984, 25 सितंबर 1983, 3 दिसंबर 1984 या फिर 31 दिसंबर 1985। तो इसका सही जवाब हमारे पास हो जाता है 3 दिसंबर 1984 को जो है ये अनफॉर्चुनेट इवेंट भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ था। तो इसमें जो है एक जो हमारे पास यहाँ पे दिखाई गई है यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड जो है एक कंपनी थी। इनकी एक पेस्टिसाइड की जो है एक फैक्ट्री में गैस लीक हो गई थी, एक मेन गैस लीक हो गई थी, जिसके कारण जो है 4000 से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी 3 दिसंबर 1984 को भोपाल मध्य प्रदेश में हुई थी। इसमें जो आपसे पूछा जा सकता है कि मेनली गैस लीक जो हुई थी वो कौन सी हुई थी? तो MIC, जिसे कि मिथाइल आइसोसाइनेट गैस MIC के नाम से इसे जाना जाता है। ये मुख्यतः रिलीज हुई थी, जो कि बहुत ही हार्मफुल है ह्यूमन बींग्स के लिए। और इससे बहुत ही ट्रेजिकली जो है 4000 से ज्यादा लोग इस गैस ट्रेजेडी में मारे गए थे। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इसका केमिकल फॉर्मेशन है CH3NCO, मिथाइल आइसोसाइनेट को केमिकल फॉर्मेशन में कहा जाता है। और ये जो है मेनली 39.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है। तो मेन रीजन जो इसके बॉइलिंग 39.5 डिग्री रहता है, इसमें जो है वाटर पाइप से लगाई गई थी इस गैस को ठंडा रखने के लिए, जिस कंटेनर में ये गैस थी। बट वो वाटर पाइप जो है अनफॉर्चुनेटली किसी टेक्निकल एरर के कारण बंद हो जाती है और ये टेम्परेचर जो है 39.5 डिग्री से ऊपर चला जाता है, जिससे कि ये गैस भाप के रूप में बाहर निकल के पिस्टन को फाड़ते हुए हवा में फैल जाती है, जिससे कि ये ट्रेजेडी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 5वां क्वेश्चन आ जाता है, कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया और यूरोप को अलग करती है? विच माउंटेन रेंज सेपरेट्स एशिया फ्रॉम यूरोप? एशिया महाद्वीप को यूरोप महाद्वीप से कौन सी श्रृंखला जो है अलग करती है? तो हमारे पास ऑप्शन है यूराल, एल्प्स, रॉकी या फिर एडीज पर्वतमाला। तो इसमें सही जवाब हमारे पास हो जाता है यूराल जो है
आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यूराल माउंटेन रेंजेस जो है एशिया और यूरोप को एक दूसरे से सेपरेट करती है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये यूराल रेंजेस जो है रशिया में फॉल करती हैं, रशिया के रीजन में ये फॉल करती है। और साथ ही साथ ये हम देख सकते हैं कि आर्कटिक ओशन से होते हुए कैस्पियन सी तक ये फैली हुई है। आर्कटिक ओशन के एरिया से लेकर कैस्पियन सी के एरिया तक ये फैली हुई है। यहाँ पे हमारे पास कैस्पियन सी आ जाता है, ये हमारे पास आर्कटिक ओशन आ जाता है। और इसकी एलिवेशन जो है, हाइट जिसे हम कहते हैं, 1895 मीटर है। और जो इसकी लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है इसकी, ये 2500 किलोमीटर के आसपास स्थित है। इसके साथ साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो ये दूसरे हमारे पास एल्प्स रेंज है, एल्प्स ये है रेंज जो है फ्रांस, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के रीजन में फॉल करती है। रॉकी पर्वतमाला जो है हमारे पास, रॉकी रेंजेस जो है नॉर्थ अमेरिका में फॉल करती है। और एडीज पर्वतमाला जो है साउथ अमेरिका में फॉल करती है। तो इन सभी बातों को यहाँ से ध्यान रखते हुए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, 2024 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? विच कंट्री विल होस्ट द ओलंपिक गेम्स इन 2024? तो हमारे पास ऑप्शन है ए इंडिया, बी इंग्लैंड, सी फ्रांस या डी जापान। तो इसका सही जवाब हमारे पास हो जाता है फ्रांस के पेरिस शहर में जो है 2024 के ओलंपिक गेम्स आयोजित होने जा रहे हैं, जो कि 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक पेरिस शहर में आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो प्रीवियसली ओलंपिक गेम्स हुए थे वो टोक्यो जापान में 2020 ईस्वी में हुए थे। उसमें जो टॉप पे अंक तालिका में रहने वाला देश था वो यूएस से 113 मेडल के साथ ये टॉप पे रहे थे। दूसरे स्थान पे चाइना था। चाइना ने 89 मेडल्स के साथ, कुल मेडल्स के साथ सेकंड स्थान प्राप्त किया था। और तीसरे नंबर पे होस्ट नेशन जो कि जापान था, इन्होंने 58 मेडल्स के साथ इसमें अंक तालिका में तीसरा स्थान प्राप्त किया था। इसके साथ ही साथ मैं बता दूं कि इंडिया का जो है 48th रैंक था। इंडिया 48th रैंक पे था, जो कि 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल के साथ इन्होंने टोटल 7 मेडल इस 2020 के ओलंपिक में जीते थे। और जो नेक्स्ट ओलंपिक 2028 में आयोजित होने वाला है वो लॉस एंजलिस यूएसए में आयोजित किया जाए। सातवां प्रश्न हमारे पास आ जाता है, किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया? इन विच ईयर वॉज द इंडियन नेशनल फ्लैग अडॉप्टेड? तो हमारे पास ऑप्शन है ए 26 जनवरी 1948, बी 22 जुलाई 1947, सी 26 जनवरी 1950 या फिर डी 18 सितंबर 1946 ईस्वी में। तो हमारे पास इसका सही जवाब हो जाता है 22 जुलाई 1947 ईस्वी में संविधान सभा द्वारा जो है राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को अपनाया गया था। इसमें साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो तिरंगे से रिलेटेड हमारे पास एक और क्वेश्चन आ जाता है कि इसका रेशो कितना है, अनुपात कितना रहता है। तो ये 3:2 में इसे 3:2 में इसका सही आंसर हो जाता है। और ये हमारे पास पिंगलई वेंकैया जी हैं, इन्हें ही जो है एक फ्रीडम फाइटर थे और इन्हें जो है हमारे नेशनल फ्लैग का डिजाइनर भी पिंगलई वेंकैया को ही माना जाता है। और आप सभी को पता है कि 26 जनवरी 1950 को जो है हमारा संविधान लागू हुआ था, जिससे कि भारत जो है एक रिपब्लिक नेशन बन गया था। उसके साथ साथ ही मैं आपको बता दूं कि संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। ये आप सभी को पता ही होगा। और साथ ही साथ हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो हमारे पास आ जाता है आंसर 9 दिसंबर 1946 में। 8वां प्रश्न हमारे पास आ जाता है, कश्मीर अ ट्रेजेडी ऑफ एरर्स पुस्तक किसने लिखी? हु रोट द बुक कश्मीर अ ट्रेजेडी ऑफ एरर्स? तो हमारे पास ऑप्शन है तलवीन सिंह, खुशवंत सिंह, सलमान रशीदी या फिर शशि थरूर के द्वारा। तो इसका सही जवाब हमारे पास हो जाता है ये ए तलवीन सिंह के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है कश्मीर अ ट्रेजेडी ऑफ एरर्स। ये हमारे पास तलवीन सिंह जी की फोटो है और ये बुक को इन्होंने 1995 में लिखी थी। तो इस पुस्तक में मेनली इन्होंने जो है कश्मीर और कश्मीर में जो भी ट्रेजिक इवेंट्स रहे हैं लेट 1980s में, 1980s के दौर में जो भी ट्रेजिक इवेंट्स रहे हैं, चाहे वो कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड हो गया, चाहे एक्सोडस हो गया उनका कश्मीर से, उसकी ट्रेजिक इवेंट्स को इन्होंने इसमें बहुत ही अच्छे से कवर किया हुआ है। अगर आपको टाइम मिले तो ज़रूर इस बुक के बारे में पढ़िए ऑनलाइन, बहुत ही अच्छी बुक इनके द्वारा दी गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह भी एक बहुत ही रिनाउंड ऑथर हैं, पंजाब से ये संबंध रखते हैं। इन्होंने जो है ट्रेन टू पाकिस्तान नाम की एक पुस्तक, जो कि पार्टीशन के समय की पुस्तक है, उसके बारे में लिखा हुआ है। साथ ही साथ इनकी एक और पुस्तक कर्मा करके आती है और एक द कंपनी ऑफ वुमन भी इनकी एक बहुत ही फेमस पुस्तक है।
साथ ही साथ सलमान रुश्दी जो है ये भी बहुत ही फेमस राइटर हैं। इन्होंने मिडनाइट चिल्ड्रन करके एक पुस्तक लिखी थी, मिडनाइट चिल्ड्रन, जो कि 1981 में इन्हें इसके लिए बुकर्स प्राइज भी मिला था। बुकर्स प्राइज के द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया था इस पुस्तक के लिए, मिडनाइट चिल्ड्रंस के लिए। और शशि थरूर जो है हमारे पास, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फिगर हैं, एमपी हैं, और साथ साथ एन एरा ऑफ डार्कनेस द एम्पायर करके इन्होंने एक बुक लिखी है, जो कि ब्रिटिश एम्पायर का भारत में रूल के बारे में बताती है। तो इन सब बातों को ध्यान रखते हुए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की। 9वां प्रश्न हमारे पास आ जाता है, मैकमोहन रेखा किन देशों की सीमा का सीमांकन करती है? मैकमोहन लाइन डेमोक्रेट्स द बाउंड्री ऑफ विच कंट्रीज? इसमें हमारे पास ऑप्शन है इंडिया श्रीलंका, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना या फिर इंडिया अफगानिस्तान। तो इसका सही जवाब हमारे पास हो जाएगा सी ऑप्शन, इंडिया और चाइना के बीच का जो सीमांकन ये करती है, बाउंड्रीज को डिफाइन करती है मैकमोहन लाइन। आप यहाँ पर फोटो में देख सकते हैं कि ये रही हमारे पास मैकमोहन लाइन। इंडिया और पहले ये इंडिया और तिब्बत के बीच में सीमांकन करती थी, परंतु जो तिब्बत के ऊपर चाइना के अधिकार के बाद इसे इंडिया और चाइना के बीच ही माना जाता है। इसका मेन जब इसे ड्रॉ किया गया था, ये 3 जुलाई 1914 में इसे जो है शिमला समझौते के बाद, शिमला कन्वेंशन के बाद इसे निर्धारित किया गया था बाउंड्री लाइन के लिए। और ये जो है 890 किलोमीटर लंबी एक रेखा है, जो कि भारत और चाइना को एक दूसरे से अलग करता है। मेनली जो है पश्चिमी भूटान, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि भूटान यहाँ पे आ जाता है, तो भूटान के इस रीजन में जो है पश्चिमी भूटान एरिया में ये 260 किलोमीटर्स का एरिया तय करती है। और इसके साथ साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो दूसरी हमारे पास आ जाती है रेड क्लिफ लाइन, जो कि पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इस लाइन को भी रेड क्लिफ लाइन ही कहा जाता है। ये लाइन जो है 17 अगस्त 1947 को दोनों देशों को अलग, इंडिया और पाकिस्तान के रीजन्स को अलग करने के लिए सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा इस लाइन को खींचा गया था। और ये लाइन जो है मेनली 3323 किलोमीटर लंबी लाइन है। साथ ही हम देखते हैं डूरन लाइन जो है इंडिया और अफगानिस्तान के बॉर्डर को निर्धारित करती है। ये लाइन जो है 1893 ईस्वी में खींची गई थी। साथ ही हम यहाँ पे देखते हैं इंडिया और श्रीलंका के बीच जो है पाक संधि के द्वारा इसे तमिलनाडु से श्रीलंका के रीजन्स को अलग करने के लिए पाक जलडमरू मध्य के बीच ये जल संधि हुई थी। तो इन सब बातों को ध्यान रखते हुए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा संबंधी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? इन विच ईयर वॉज द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, जिसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट भी कहा जाता है, वुमेन्स डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कब पारित हुआ था? तो हमारे पास ऑप्शन है 2002, 2003, 2007 या फिर 2005 में। तो ये जो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, ये किसी भी तरह का फिजिकल, मेंटल हैरासमेंट और वायलेंस जो वुमेन्स के साथ होता है, उसके संदर्भ में ये कानून एक्ट जो है पास किया गया था। इसमें जो है महिला को जो है प्रोटेक्शन मिलती है और प्रोटेक्शन ऑफिसर भी उन्हें प्रोवाइड करवाया जाता है। इसके द्वारा जो है कोई भी या फिर ससुराल या फिर मायके से किसी भी प्रकार के हैरासमेंट जो है वुमेन्स के साथ होती है, उसके अगेंस्ट में ये एक्ट पारित किया गया था, ये एक्ट पास किया गया था। तो इसको जो है पहली बार 13 सितंबर 2005 को इसे लागू किया गया था। 13 सितंबर 2005, तो 2005 हमारे पास इसका सही जवाब हो जाता है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने ऑनेस्ट ओपिनियंस जो है कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। ऐसे ही बेहतरीन वीडियोज में आपके लिए इन फ्यूचर लाने की कोशिश करूंगा। तो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।